आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह यादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह है तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आप लोग अग्निपथ एकेडमी में उपस्थित हैं। हमने आपको बताया था कि हमने यूपी पुलिस टारगेट बैच शुरू किया है 2023। इसके तहत हम लोग विभिन्न चीज़ों को दे रहे हैं। आपको मैथ सिखाया जा रहा है, रीजनिंग सिखाई जा रही है, हिंदी की क्लासें भी दी जा रही हैं। इसके अलावा हमने एमसीक्यू की एक नई सीरीज शुरू की है। ये एमसीक्यू की जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। आज आप लोग जिस सत्र में उपस्थित हैं उसे कहते हैं संसद राज व्यवस्था सत्र। राज व्यवस्था सत्र के तहत हमने कुछ क्लासों में संसद शुरू किया था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम सीखेंगे संसद का कामकाज, बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद का कामकाज कैसे किया जाता है। अगर संसद का कामकाज सीखना है तो हमें ये सीखना होगा जो कार्य दिवस होता है। कार्य दिवस में समय का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम ऑन अ वर्किंग डे, मतलब समय का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। आप समझिए, आपका एक घर है, आपका एक घर है जिसमें आप काम करते हैं। पूरे दिन में क्या काम करना है ये एक समय डिसाइड होता है उसका। जैसे अगर आपको नाश्ता बनाना है, नाश्ता खाना है, तो एक होता है कि 9 बजे तक नाश्ता मिलना चाहिए, ये नहीं आपको रात में 12 बजे नाश्ता मिलना चाहिए। ऐसे ही क्या है, संसद में जो कामकाज होता है उसका भी एक टाइम डिसाइड होता है कि क्या क्या होना चाहिए। इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ कार्य दिवस। क्या प्रयोग हुआ है? कार्य दिवस। तो एक बात है, प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन होता है। क्या होता है? प्रत्येक कार्य दिवस क्या होता है? एक अधिवेशन होता है। अगर हम देखें कि कार्य दिवस के अंदर सामान्यतः 2 बैठकें, कितनी बैठकें होती हैं? सामान्यतः 2 बैठकें होती हैं। आप कोई भी काम देखें उसमें 2 ही बैठकें होती हैं, एक तो लंच से पहले की बैठक, एक लंच के बाद की बैठक। तो पहली बैठक जो होती है, पहली बैठक को बोलते हैं सिटिंग। क्या बोलते हैं? सिटिंग। जो पहली बैठक होती है 11 बजे से लेकर भोजन अवकाश तक। कब तक होती है? भोजन अवकाश तक। दूसरी बैठक जो होती है भोजन अवकाश से जब तक पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित ना कर दे। तो पहली बैठक 11 बजे से लेकर भोजन अवकाश तक होती। दूसरी बैठक भोजन अवकाश के बाद कब तक होती? जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित ना कर दे। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जो कार्य दिवस होता है इसमें कौन कौन सा कार्य होगा और कार्यों का आवंटन किस प्रकार होगा, इसके लिए एक समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति। क्या होती है? कार्य मंत्रणा समिति के अनुसार की सलाह पर लिखना, की सलाह पर कार्यों का आवंटन किया जाता है। कार्यों का आवंटन कार्य दिवस में किया जाता है। तो आप इतनी बात समझ गए होंगे कि कार्य दिवस के समय का विभाजन में सामान्यतः 2 बैठकें होती है। पहली बैठक को 11 बजे से भोजन अवकाश तक होती है। दूसरी बैठक भोजन अवकाश से लेकर जब तक पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित न तब तक होती है। और कार्य मंत्रणा समिति की सलाह पर कार्यों का आवंटन किया जाता है कार्य दिवस के अंतर्गत। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम ये देखेंगे कि कार्य दिवस में कौन कौन से कार्य होते हैं, उसके लिए कौन कौन सा समय का आवंटन किया गया है। अगर हम कार्य दिवस या संसदीय कामकाज चर्चा देखें तो एक कार्य दिवस में क्या क्या होता है। कार्य दिवस को कई भागों में बांटा गया है। मैंने कहा 2 बैठकें होती हैं, 2 बैठकों में क्या क्या कार्य होगा उनको भी आपस में बांट दिया गया है। अगर हम देखें मोटा मोटी ज्ञान लें तो कह सकते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, शून्यकाल, 0 आवर, आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन, और अल्पकालीन चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये 4 प्रकार के आवर्स में बांटा गया है उन 2 बैठकों को। इनमें क्या क्या कार्य होते हैं ये देखे जाएंगे। अगर
आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चनों के जो मार्क्स हैं वो तेजी से बढ़ेंगे। अगर हम प्रश्नकाल की बात करें, अगर प्रश्नकाल की बात करें तो पहला घंटा, अब पहला घंटा मतलब संसद का काम का क्या बजे शुरू होता है? संसद का कामकाज 11 बजे शुरू होता है। इसका मतलब 11 बजे से लेकर 12 AM तक, कहाँ तक? 11 बजे से 11 AM से लेकर 12 AM तक पहला घंटा होता है। अब इसमें क्या किया जाता है आप समझें, क्वेश्चन आवर है, प्रश्नकाल है, तो उसमें मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप एक बात आइए, प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रश्न कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे आप अपने घर में प्रश्न पूछते हैं, तो आपने कोई प्रश्न पूछा तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, और वो कैसे मिलेगा? मौखिक मिलेगा। कैसे मिलेगा? मौखिक मिलेगा। अब केवल संसद है या कोई सरकारी दफ्तर है, उनमें केवल आंसर मौखिक नहीं मिलते बल्कि लिखित भी मिलते हैं। जैसे आप कोई शिकायत करने जाएं तो आपकी शिकायत केवल मौखिक नहीं सुनी जा सकती, लिखित शिकायत सुनी जाएगी। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, उसका आंसर भी लिखित आएगा। तो हम प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकते हैं, एक तो मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं और एक हम लिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? लिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी पूछने होते हैं। कैसे पूछने होते हैं? जल्दी में पूछने होते हैं, और उन प्रश्नों को पूछने के लिए कह सकते हैं अल्प सूचना प्रश्न। क्या बोलेंगे? अल्प सूचना प्रश्न। बस जल्दी से बता दो हमें इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अब हम देखें कि एक तो प्रश्न वो हो गए जो मौखिक हैं, एक प्रश्न वो हो गए जो लिखित हैं, एक प्रश्न वो हो गए जो अल्प सूचना प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? अल्प सूचना प्रश्न है। तो कह सकते हैं प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप समझ सकते हैं यहां पर। एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न। क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न मतलब स्टार्ड, मतलब एक पेपर होता है उस पर एक स्टार लगा होता है। क्या लगा होता है? स्टार लगा होता है। अब होगा क्या? मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, इसमें टाइम लगेगा। अगर स्टार बना दो और बिना स्टार वाले रखो तो क्या होंगे? तारांकित। जो तारांकित या स्टार्ड प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं? मौखिक प्रश्न। कैसे होते हैं ये? मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? अब मौखिक प्रश्न होते हैं तो आप एक बात बताइए, मंत्री भी इसका आंसर मौखिक ही देगा। तुमने मुझसे पूछा आंसर, तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर मंत्री मौखिक देगा, मौखिक देगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा कोई प्रश्न और तो आपने मुझको आंसर दिया उसका, तो मैं उस पर अगला प्रश्न पूछ सकता हूं काटने के लिए। ऐसे प्रश्नों को कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न। मतलब प्रश्न में से प्रश्न निकालना। क्या होता है? तो इस पर क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर एक तारांकित है तो एक क्या होगा? अतारांकित। अतारांकित प्रश्न क्या होगा? अतारांकित प्रश्न होगा। अतारांकित प्रश्न क्या होगा? ये लिखित पूछे जाएंगे। कैसे होते हैं ये? लिखित प्रश्न। तो इनका उत्तर कैसे मिलेगा? लिखित ही मिलेगा। अब एक बात आइए, अगर लिखित प्रश्न है तो क्या आप उसमें अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं? भाई लिखित प्रश्न में आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो अतारांकित प्रश्न लिखित प्रश्न होते हैं और इनका उत्तर भी कैसे देना होता है? लिखित देना होता है। कैसे देना होता है? लिखित ही देना होता है। एक होते हैं, वो होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। क्या होते हैं? अल्प सूचना प्रश्न। एक क्या होते हैं? अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। और ये अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। अब ये अल्प सूचना प्रश्न कब पूछे जाएंगे? जो कोई लोक महत्व का प्रश्न है। भाई
संसद में चर्चा चल रही थी ऐसी, उसी बीच क्या लगा कि कोई ऐसा लोक महत्व का प्रश्न आ गया है जिसको पूछना जरूरी है। अब ये लोक महत्व का कैसा होता है, ये एक तो लोक महत्व का प्रश्न होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लोक महत्व का, लोक महत्व का प्रश्न होता है। दूसरा क्या, 15 दिन से कम की अवधि पूछ सकते हैं, 15 दिन से कम की अवधि में पूछे जा सकते हैं। एक तो क्या लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, दूसरा 15 दिन की से कम की अवधि में इन प्रश्नों को पूछा सकता है। अब एक बात आइए, जो अल्प सूचना प्रश्न होंगे ये लिखित होंगे या मौखिक होंगे, आप तर्क लगाइए, तो ये मौखिक होंगे, क्योंकि लिखित प्रश्न होते तो अतारांकित माते, लोक महत्व के नहीं होते। और जल्दी में कोई प्रश्न पूछना है तो क्या होंगे, मौखिक प्रश्न होंगे। अब अगर मौखिक प्रश्न होंगे तो इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप समझ में आ गई बात। तो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तारांकित प्रश्न होते हैं जो मौखिक प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर भी मौखिक रूप में दिया जाता है, इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे सकते हैं। दूसरा अतारांकित प्रश्न होते हैं जो लिखित प्रश्न होते हैं, इसलिए इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं होता। दूसरी अल्प सूचना प्रश्न होते हैं जो लोक महत्व के होते हैं, 15 दिन से कम की अवधि में रखा जाता है सूचना के साथ, और मौखिक आंसर देने होते हैं, मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक उत्तर देने होते हैं, और इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर इतनी समझ में आ गई तो एक चौथा वर्ग और होता है। क्या होता है, एक चौथा वर्ग और होता है। चौथा वर्ग, चौथा वर्ग जो होता है वो किससे प्रश्न पूछा जाता है, प्राइवेट सदस्यों से। किससे पूछे जाते हैं, प्राइवेट सदस्यों से। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट विधेयक होते हैं। प्राइवेट विधेयक कौन रखता है संसद में, कौन प्रस्ताव रखता है प्राइवेट विधेयक का, जो मंत्री नहीं है अर्थात गैर मंत्री, वो किसी भी पार्टी का हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस पार्टी की सरकार ही क्या ना हो, लेकिन वो क्या माना जाएगा, प्राइवेट सदस्य माना जाएगा। उस प्राइवेट सदस्य जो है वो क्या करेगा, एक प्राइवेट प्रस्ताव रखेगा। अब एक बताइए, किसी ने कोई प्रस्ताव या संकल्प रखा प्राइवेट सदस्य ने, तो उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो चौथे वर्ग में प्राइवेट सदस्यों पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाएंगे, जिस सदस्य ने, कोई सदस्य जिसने कोई प्रस्ताव या संकल्प रखा है, उस संबंध में प्रश्न इस चौथे वर्ग में पूछे जाते हैं। इतनी बात अब आपको समझ में आ गई। तो हम प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, पहला घंटा 11 से 12 AM के बीच मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक तारांकित प्रश्न होते हैं जो मौखिक प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है, अनुपूरक प्रश्न पूछे सकते हैं। और अतारांकित प्रश्न होते हैं जिन पर लिखित आंसर देने होते हैं। अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, इन पर लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, 15 दिन से कम की अवधि की सूचना पूछे सकते हैं। मौखिक प्रश्न पूछे तो इन पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार अब देखेंगे हम शून्यकाल को। शून्यकाल क्या है, भारतीय राज व्यवस्था का नवाचार है। शून्यकाल क्या है, भारतीय राज व्यवस्था का नवाचार। मतलब इसकी शुरुआत जो हुई थी 1962 में, 1962 में शुरुआत, 1962 में शुरुआत हुई। अब जो जीरो काल होता है, शून्य आवर होता है, यह प्रश्न काल के तुरंत बाद, प्रश्न काल के तुरंत बाद मतलब 12 बजे से प्रश्नकाल कब होता है, तुरंत बाद होता है, अर्थात 12 बजे से होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है, बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप समझिए, शून्यकाल भारतीय राज व्यवस्था का नवाचार है। इसकी शुरुआत 1962 में हुई। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे होता है और बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे सकते हैं। अगर बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये अनौपचारिक है। कैसा है, अनौपचारिक है। मतलब संसद चल रही है, शून्यकाल चल रहा है, एक व्यक्ति उठा और उसने कहा, अच्छा मोदी जी आप बताओ, आपने ये वाली योजना क्यों शुरू की थी। कोई झंझट नहीं, सीधा मोदी पे प्रहार।
आपने देखा है जो बदतमीजियाँ होती हैं, खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे वैसे तमाम झंझट किए जाते हैं, सब शून्यकाल होता है। क्या होता है? बिना किसी पूछ सूचना कोई पूछ लेता है, खड़े हुए, हाँ जी सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने ये कर लिया, सरकार ने वो कर दिया। तो सब क्या है? ये बिना सूचना के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा है? बिना सूचना के। इसलिए क्या है? ये अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक होने के कारण इसका क्या हुआ? विशेष महत्व है, विशेष महत्व है। आरोप लगा दिए जाते हैं। क्या लगा दिए जाते हैं? आरोप लगा दिए जाते हैं। पर्सनल बातें चालू हो जाती हैं इसमें, आरोप पर्सनल लग जाते हैं कि तुम्हारी एक बीवी थी तो जिसे तुमने छोड़ दिया, जब अपनी बीवी को नहीं ले सकते हो तो देश को क्या संभालोगे, तुम देश को भी छोड़ दोगे। ऐसा होता नहीं होता है? ये सब किस कारण होता है? थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दो। ये सब किस कारण होता है? उस अनौपचारिकता के कारण। किस कारण होता है? अब एक बात ध्यान रखना, इसका संसद प्रक्रिया संबंधी नियम है, उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। कह सकते हैं कि संसद प्रक्रिया संबंधी नियमों में उल्लेख नहीं है, तो इतनी बात समझें आप। जो शून्यकाल या जीरो आवर है भारतीय राज्य व्यवस्था का नवाचार है, 1962 में शुरुआत हुई थी। यह संसद प्रक्रिया संबंधी नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल आता है, अर्थात 12 बजे शुरू होता है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये अनौपचारिक है और औपचारिक होने के कारण इसका विशेष महत्व है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने प्रश्नकाल के तहत कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, और उस पर चर्चा हो गई, लिखित क्वेश्चन आपने पूछा, क्या उस पर दोबारा क्वेश्चन नहीं बन सकता? तो मतलब सदन पर चर्चा तो हो चुकी है, लेकिन उस पर अगर दोबारा क्वेश्चन पूछना तो कहां पूछेंगे? अब यहां पूछें तो क्या होगा? सदन की कार्रवाई डिस्टर्ब होगी। तो उसके लिए क्या है, हमने आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन बनाया है। जब सदन खत्म होने वाला होता है, स्थगित होने वाला होता है, उससे आधे घंटे पहले कहते हैं जिनके मन में जो भी है वो निकाल लो। पता कारण क्या है? अगर अंदर कुछ भरा हुआ है उसको हल्का कर दो तो क्या होता है? आदमी स्वस्थ अधिक रहता है। बात समझ रहे हो? जैसे आपके मन में कोई बात है, किसी ने बताई, विशेषकर महिलाएं भी, पुरुष भी करते हैं, महिला नहीं करती, लेकिन यह है कि महिलाएं थोड़ी घर में रहती हैं तो ज्यादा वो रहती हैं, तो ज्यादा बातें करती हैं। पुरुष थोड़ा बाहर रहता है, कम करता है। दोनों, मैं तो जानता हूं पुरुष और महिला दोनों बराबर बातें करती हैं, कानाफूसी दोनों करते हैं। अगर किसी को बता दिया, और लोगों के पेट में बहुत दर्द होता है, तो पेट में जो दर्द होता है वो बताने के लिए परेशान रहते ही रहते हैं। तो भाई ये भी तो मानव ही हैं जो संसद सदस्य हैं। तो इनके लिए क्या दिया गया कि पेट दर्द को शांत करने के लिए आधे घंटे का डिस्कशन दिया गया है, आधे घंटे की चर्चा। लेकिन कब दी गई है? अगर शुरू में दे दी तो मूड खराब सुबह से। समझ में आ गया? इसलिए अंतम बताओ, इसके बाद सोएंगे, खाएंगे। समझ में आ गया? और घरवाली फिर हाथ फिराएगी तो फिर शांत हो जाएंगे। समझ में आ गई आगे बात? तो ऐसा इसलिए किया गया। तो आधे घंटे की चर्चा। तो क्या कहेंगे? जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया है, जिन प्रश्नों का उत्तर, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा। जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया है, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा कहाँ होती है? आधे घंटे की चर्चा। कहाँ होती है? आधे घंटे की चर्चा होती है। इसमें क्या है? लोकसभा में, एलएस में, लोकसभा में सोमवार को होगी। फिर डेली पेट दर्द बंद नहीं कराएंगे आपका हम। फिर मंगलवार को नहीं होगी, फिर बुधवार को होगी, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार को नहीं होगी, फिर शुक्रवार को होगी। 3 दिन। कितने दिन होती है? 3 दिन होती है। 3 दिन। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की बात करें तो इसमें क्या होगा? सभापति जो दिन नियत करेगा,
नियत करेगा उस दिन होगी। मतलब इसमें डिसाइड है कि सोमवार को चुगली करो, बुधवार को चुगली करो, शुक्रवार को करो। सभापति ने कहा ना बाबा ना, ऐसा ना करो, हम कहें तभी चुगली करो। भाई संसद सदस्य हो तुम, कौन हो? संसद के सदस्य हो, इसलिए तभी चुगली करनी चाहिए जब क्या हो। अब ये आधे घंटे चर्चा हुई कब? सदन के स्थगित होने से आधा घंटा पहले। कब होगी? सदन के स्थगित होने से आधा घंटे पहले। सदन के स्थगित होने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले होगी। बात समझ में आ गई? सदन से आधा घंटा पहले होगी। अब ये कौन से प्रश्न होने चाहिए, कौन से मामले होने चाहिए? ध्यान रखना ऐसा ना हो, ऐसे प्रश्न हो कि आज मोदी जी ने कैंटीन में एक समोसा ज्यादा खा लिया। समझ में आ गया? ऐसे नहीं होने चाहिए। कौन से? लोक महत्व के। कैसे? लोक महत्व के। नहीं तो संसद में चर्चाएं तो ऐसी भी होती हैं कि मोदी जी की माताजी का निधन हुआ, उस समय मोदी जी ने किस किस को नहीं बुलाया, किस किस को बुलाया, तो इसकी चर्चा थोड़ी होगी। कैसे होगी? लोक महत्व के, कि मोदी जी की एक बीवी हैं, उन्होंने उनको छोड़ दिया है, वो महिलाओं पे बहुत अत्याचार करते हैं, इसी पता चलता है। ऐसी चर्चाएं इसमें नहीं होंगी। वो कहाँ होंगी? शून्य काल में। वहां लगते हैं आरोप, आरोप प्रत्यारोप क्या लगते हैं? वहां लगते हैं। तो आधे घंटे की चर्चा आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, आधे घंटे की चर्चा, हाफ एन आवर डिस्कशन में क्या होता है? जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया है, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर के मामलों पर चर्चा की जाती है। ये लोकसभा में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन की जाती है। वहीं राज्यसभा में सभापति जो दिन नियत करेगा उस दिन की जाती है। अब ये आधे घंटे की चर्चा होगी कब? सदन के स्थगित होने से आधा घंटा पहले होगी। दूसरा क्या है? ये कैसे प्रश्न होने चाहिए? लोक महत्व के प्रश्न होने चाहिए। अब क्या है? अल्पकालीन चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अब इसमें क्या होता है? कुछ मामले कभी कभी ऐसे हो सकते हैं, कुछ मामले कभी कभी ऐसे हो सकते हैं जिसमें क्या होता है? अविलंबनीय हो। कैसे हो? मतलब अर्जेंट मामले। कैसे मामले? अर्जेंट मामले, और उन पर क्या हो? सदन में चर्चा होना बहुत आवश्यक है। क्या है? और वो लोक महत्व से जुड़े मुद्दे हैं। ऐसे मामलों को अल्पकालीन चर्चा क्या कहते हैं? उसे अल्पकालीन चर्चा कहते हैं। अब क्या है? अर्जेंट मामले हैं, अर्जेंट, और ये अर्जेंट के साथ साथ कैसे हैं? पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के मामले हैं। मतलब अविलंबनीय और लोक महत्व के मामले हैं, और इन मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। क्या करना है? इन मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना है कि भैया ये मामला बहुत अर्जेंट है, ये वाला मामला बहुत अर्जेंट है, और ये पब्लिक महत्व का बहुत मामला है। आप सदन का आकर्षित करना, तो क्या करेंगे हम? सदन का जो महासचिव है उसे सूचना देंगे। क्या देंगे? तो ऐसे मामले के लिए क्या करेंगे? सदन के महासचिव को सूचना देंगे, और महासचिव को सूचना देंगे, और ये महासचिव क्या करेगा? जो पीठासीन अधिकारी है उसे बताएगा। तो महासचिव क्या करेगा? पीठासीन अधिकारी को बताएगा, और पीठासीन अधिकारी बताएगा। अगर उसने कह दी हाँ, मतलब यस, तो क्या होगा? इस पर चर्चा होने लगेगी। समझ में आ गया? अब इस पर चर्चा, ध्यान रखना, 2 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है? 2 घंटे की चर्चा होती है। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं? 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं। मतलब ये अनुमान है, इतनी होगी। मतलब तो 2 घंटे चर्चा होती है। एक बात का ध्यान रखना, जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब अल्पकालीन चर्चा नहीं होती थी। इस चर्चा को
1953 में। कब शुरू किया गया? 1953 से शुरू की गई थी। ये कब की गई थी? 1953 से शुरू की गई थी। तो मैं एक बार पुनः आपको समझा दे रहा हूं, अल्पकालीन चर्चा या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, यह 1953 में कब शुरू किया गया था? 1953 में शुरू किया गया था। इसमें अर्जेंट और पब्लिक इंटरेस्ट अर्थात अवलंबनीय और लोक महत्व के मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या वो सदन के महासचिव को सूचना दी जाती है और सदन का महासचिव क्या करता है? पीठासीन अधिकारी को बताता है। अगर पीठासीन अधिकारी कहता है, अनुमति दे देता है, तो इस पर चर्चा होने लगती है। लगभग 2 घंटे की चर्चा होती है, इसलिए 2 घंटे की चर्चा भी इसे कहते हैं। इस प्रकार हमने जो संसद का कार्य व्यवस्था, उसमें जो कार्य का विभाजन था, किस समय क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो प्रस्ताव होते हैं, संकल्प होते हैं, उनके बारे में। अब प्रस्ताव और संकल्प इनको पढ़ेंगे। अगर हम इनको देखें कि प्रस्ताव और संकल्प क्या होते हैं, संसद की कार्रवाई चलाने के लिए इन्हीं के माध्यम से संसद की कार्रवाई चलानी है, तो ये माध्यम है, ये संसद की कार्रवाई चलाने के साधन है। क्या है ये? संसद की कार्रवाई चलाने के साधन है, कार्यवाही के साधन, कार्यवाही के साधन है, मतलब डिवाइस हैं। अगर सदन कोई भी कार्य करता है तो वो क्या करते हैं? इन्हीं के माध्यम से। सदन में कोई कार्य होना है तो प्रस्ताव या रिसोल्यूशन के माध्यम से, मोशन और रिसोल्यूशन या प्रस्ताव या संकल्प के माध्यम से होता है। अगर हम मोशन या प्रस्ताव, इसका अर्थ समझें, क्या समझें? इसका अर्थ समझें, इसका अर्थ क्या होता है? तो मोशन क्या करता है? संसद के को गति प्रदान करता है। क्या करता है? या वह युक्ति संसद को गति प्रदान करती है। क्या है ये? संसद को गति प्रदान करने वाली युक्ति है, युक्ति है। संसद को गति प्रदान करने वाली युक्ति है। क्या है ये? संसद को गति प्रदान करने वाली युक्ति है। अर्थात संसद में किसी भी कार्य से संबंधित कार्य करना है तो प्रस्ताव के माध्यम से कार्य होता है। तो क्या ना, प्रस्ताव के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात क्या होता है? संसद में किसी भी कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, या किसी के प्रत्येक कार्य के लिखना, प्रत्येक कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो ये क्या है? संसद को गति प्रदान करने वाली युक्ति है, मोशन या प्रस्ताव, और ये संसद के प्रत्येक कार्य के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात संसद के कार्य इसी के माध्यम से होता है, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई प्राइवेट सदस्य हो। प्राइवेट सदस्य मैंने बताया जो मंत्री नहीं है, अर्थात गैर मंत्री, वो सब क्या करेंगे? प्रस्ताव के माध्यम से क्या करेंगे? अपना मत रखेंगे कि हमने ये प्रस्ताव रखा, ये आपको बताना होगा। अब सदन उस प्रस्ताव पर उसकी राय क्या है, तो वो क्या करेगा? इसको स्वीकृत कर सकता है, इसको अस्वीकृत कर सकता है। इसके लिए क्या होता है? मतदान। क्या होता है? मतदान होता है। तो इसे कौन प्रस्तुत करता है? इसे प्रस्तुत करता है कौन? एक तो मंत्री कर सकता है और एक प्राइवेट सदस्य कर सकता है। और सदन की राय किस माध्यम से आती है? मतदान के माध्यम से। मतदान के माध्यम से क्या होगा? या तो उसे स्वीकृत कर सकता है या उसे अस्वीकृत कर सकता है कि आप हमें पसंद नहीं आए, आपका फोटो अच्छा नहीं है, आपको हम अस्वीकृत करते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, आजकल फोटो के माध्यम से स्वीकृत और अस्वीकृत किए जाते हैं। और इतना धोखा हो गया है आजकल की लाइफ में, कितने फिल्टर हैं। आपने अगर आंखों से देख लिया तो डर जाओगे, लेकिन जब आप उसको फिल्टर लगा के देखते हो तो लगता है कि दुनिया की हूर या हूरा यही है। समझ में आ गया? तो ये हूर और हूरा को स्वीकृत करना है या स्वीकृत करना है, ये क्या होता है? इसी से होता है। अब अगर हम रिसोल्यूशन की बात करें तो ये प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, पहली बात तो, बल्कि क्या है? ये प्रस्ताव का ही प्रकार है, प्रस्ताव का ही
एक प्रकार है, एक प्रकार है। प्रस्ताव का एक प्रकार है। रिसोल्यूशन संकल्प प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, बल्कि प्रस्ताव का एक प्रकार है। आप समझिए, जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण है, जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण है वही संकल्प है। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण है वह क्या है? वही संकल्प है, संकल्प है। आप समझ लीजिए, जो पूर्ण है उसके साथ आप संकल्प लेंगे, वही क्या बन जाएगा? आपका रिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका समझ में आ गया? एक संकल्प, दो संकल्प, तीन संकल्प, चार संकल्प, पांच संकल्प, छह संकल्प और सातवें संकल्प में कहानी पूरी। तो जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण है, आपको समझ में आया? ये है परफेक्ट मैच। भले ही मैच हो ना हो, आपको लगा तो क्या बन जाएगा? फिर आपका आपने कार्रवाई आगे की तो वो संकल्प बन जाएगा। इसी प्रकार यह होता है। इसमें क्या होता है? सदन का दृष्टिकोण, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, राय, ओपिनियन, उद्देश्य, पर्पस की प्रस्तुति क्या आती है? उद्देश्य, यह उस उद्देश्य के प्रति होता है सदन की सहमति से व्यक्त किया था। संकल्प में क्या होता है? सदन की सहमति होती है। क्या होती है? सदन की सहमति होती है। अब प्रस्ताव के प्रकार क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, इसको हम देखेंगे। अब देखेंगे हम प्रस्ताव के प्रकार, अर्थात मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। वैसे तो क्या होता है, जितनी भी किताबें हैं उनमें एक तरफ से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने अध्ययन की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में बांट दिया है। एक वे प्रस्ताव जो केवल एलएस में, केवल एलएस में प्रस्तुत किए जाते हैं, किए जाते हैं। दूसरे केवल आरएस में प्रस्तुत किए जाते हैं, किए जाते हैं। तीसरा एलएस और आरएस दोनों में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा एक चौथा वर्ग और है, उसको भी आप समझ लें, क्योंकि इसमें एक ही प्रस्ताव होता है, और वो है संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर हम एलएस में प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव देखें तो पहला है विश्वास प्रस्ताव, दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव, तीसरा है निंदा प्रस्ताव, तीसरा क्या है? निंदा प्रस्ताव। चौथा है नियम 377, नियम 377, और एक है अनियमित दिन आने वाले प्रस्ताव। कौन सा है? अनियमित दिन आने वाले प्रस्ताव। अनियमित दिन आने वाले प्रस्ताव, ये आपके लोकसभा में प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव हैं। अब आप ये समझिए, जो विश्वास प्रस्ताव है, जो विश्वास प्रस्ताव है और अविश्वास प्रस्ताव है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 किसमें किया गया है? अनुच्छेद 75 में किया गया है। अनुच्छेद 75 में लिखा है कि सरकार के अस्तित्व के लिए जरूरी है लोकसभा में उसको विश्वास मत प्राप्त हो। क्या हो? लोकसभा में के लिए उसमें विश्वास मत
प्राप्त होना चाहिए, अर्थात मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको भी बताया कि प्रस्ताव के प्रकार होते हैं, उनमें क्या था कि लोकसभा में प्रस्तुत होने प्रस्ताव है, एक राज्यसभा में प्रस्तुत होने प्रस्ताव है, एक लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव है, और एक संयुक्त अधिवेशन में प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव है। अगर हम लोकसभा में प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव की बात करें तो एक है विश्वास प्रस्ताव, ऐसे ही एक अविश्वास प्रस्ताव, एक है निंदा प्रस्ताव, एक है नियम 377, एक है अनियमित दिन होने वाले प्रस्ताव। तो इनके हम डिटेल को देखें। अगर विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो किसके द्वारा लाया था? मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, ठीक है, मंत्रिपरिषद को लाया जाता है। अगर पारित होने का परिणाम क्या है? पारित होने का परिणाम है सरकार को समर्थन प्राप्त है, सरकार को एलएस में समर्थन प्राप्त है, मतलब सरकार बनी रहेगी। क्या होगा? सरकार बनी रहेगी। अगर हम इसकी बात करें, अगर विशेष की बात करें तो इसका क्या है? एलएस की प्रक्रिया संबंधी, एलएस की प्रक्रिया संबंधी नियम में चर्चा नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 75 में, किसमें? अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, अर्थात लोकसभा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अनुच्छेद 75 में इसकी चर्चा की गई है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष द्वारा, ठीक है। अगर ये पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है, गिर जाती है। अब अनुच्छेद 75 में इसकी चर्चा है सेम, क्योंकि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लाया कब जा सकता है? जब 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। 50 सदस्यों के समर्थन पर लाया जाता है और इसे सभी प्रस्तावों पर पूर्ववर्तीता प्राप्त हो जाती है। क्या होती है? इसे सभी प्रस्तावों पर पूर्ववर्तीता प्राप्त हो जाती है। मतलब सबसे पहले इसी पर चर्चा होगी, बाकी सारे प्रस्तावों को रोक दिया जाएगा। अगर हम देखें इसमें मतदान और उपस्थित मतदान करने वाले बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके अलावा एलएस के नियम 198 में इसकी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? एलएस के नियम 198 में इसकी चर्चा की गई है। अगला हम देखते हैं निंदा प्रस्ताव। क्या देखते हैं? निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में क्या विशेष है ये देखते हैं। अगर हम निंदा प्रस्ताव की बात करें, निंदा प्रस्ताव, तो निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? किसी भी सदस्य, निंदा प्रस्ताव, निंदा कौन करेगा? विपक्ष करेगा। कौन करेगा? विपक्ष द्वारा। इसलिए विपक्ष द्वारा लाया जाता है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अब निंदा प्रस्ताव का परिणाम अगर पारित हो जाता है तो क्या होगा? सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन सरकार पर बहुमत सिद्ध करने का दबाव रहता है। क्या रहता है? बहुमत सिद्ध करने का दबाव रहता है यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब अगला हम देखते हैं वह है निंदा प्रस्ताव के बाद है नियम 377। क्या है? नियम 377। यह किसके द्वारा लाया जाता है? किसी भी सदस्य के द्वारा, किसी भी सदस्य के द्वारा, किसी भी सदस्य के द्वारा इसको लाया जा सकता है। अब ये किसके लिए लाया जाता है? जिसकी चर्चा ना तो प्रश्नकाल में हुई हो, ना शून्यकाल में हुई हो, ना अल्पकालीन सूचना पर चर्चा हुई हो, जिसकी चर्चा किसी भी प्रस्ताव से नहीं हुई हो, वो प्रश्न कहाँ पूछे जाएंगे? वो प्रश्न नियम 377 के तहत पूछे सकते हैं। तो कह सकते हैं जो प्रश्न, इसका पारित होने का कोई खास वो नहीं, महत्व नहीं है पारित होने का, जो प्रश्न किसी भी प्रस्ताव में ना पूछे जा सकते हों, ना पूछे जा सकते हों, वो कहाँ पूछे जाएंगे? नियम 377 के तहत पूछेंगे। लेकिन ये कैसे प्रश्न होने चाहिए? लोक महत्व के। कैसे होने चाहिए? लोक महत्व के प्रश्न चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें? पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। या फिर ऐसे प्रश्न चाहिए जो सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हों। क्या हो? सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हों, सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हों। मतलब नियम 377 क्या कहता है? किसी भी सदस्य द्वारा पारित किया जाएगा और जो प्रश्न किसी भी प्रस्ताव से न पूछे सकते हैं वो कहाँ पूछे जाएंगे? और नियम 377 के तहत पूछे जाएंगे। और ये लोक महत्व के होने चाहिए और सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हों। जैसे हमारे फिरोजाबाद के वो कौन है सांसद? चंद्रसेन भाई साहब। तो चंद्रसेन भाई साहब को अगर फिरोजाबाद के संबंध में कोई प्रश्न पूछना है तो वो किस में पूछेंगे? नियम 377 के तहत पूछ सकते हैं। एक है अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, अनियमित दिन वाले प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव जिन पर लोकसभा के इसमें स्वीकृति दे दी है। इसमें कौन से आएंगे? एलएस ने स्वीकृति, इसमें कोई मतलब नहीं इसका, स्वीकृति दे दी है, लेकिन तारीख निर्धारित नहीं हुई है, निर्धारित नहीं हुई है। ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं जिनकी परमिशन तो होगी, लेकिन किस तारीख को होगी वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो बेचारे तारीख को डिसाइड करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही प्रस्ताव स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन अभी क्या हुआ है? एलएस ने स्वीकृति दे दी है, लोकसभा स्पीकर ने, लेकिन अभी तारीख निर्धारित नहीं की है। भविष्य में तारीख निर्धारित होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आगे करते हैं। अब आप सोचिए विशेषाधिकार, अब हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उठाए जाने वाले प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं। अगर हम देखें, एक है विशेषाधिकार प्रस्ताव। अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात करें तो ये किसके द्वारा लाया जाता है? हमेशा विपक्ष द्वारा। किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा लाया जाता है। और क्यों लाया जाता है? क्यों लाया जाता है? क्यों? जब मंत्री ने संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो। क्या किया हो? मंत्री ने संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो या सही तथ्य छुपाए हों या गलत सूचना दी हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? गलत तथ्य छुपाए हो और सही सूचना दी हो तो क्या होगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। इससे सरकार पर दबाव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? दबाव बनाया जाता है। अगला अगर देखें हम तो अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्या है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो यह कोई भी सदस्य ला सकता है। कोई सदस्य
इसके लिए कोई भी सदस्य ला सकता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के लिए क्यों लाया जाता है? लोक महत्व के मामलों पर ध्यान आकर्षण करने के लिए। क्यों लाया जाता है? लोक महत्व के मामलों पर ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें क्या होता है, मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है या बाद की तारीख दे सकता है भाषण देने के लिए। इसकी स्पष्टीकरण देने के लिए मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है या बाद की कोई तारीख दे सकता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये आ गई है तो अगला हम देखते हैं। अगला है, ये प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थगन प्रस्ताव। क्या है? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव है। अब ये किसके द्वारा लाया जाता है? मतलब कोई भी सदस्य, स्थगन प्रस्ताव को कोई भी सदस्य ला सकता है। कोई सदस्य ला सकता है, कोई सदस्य ला सकता है। अगर पारित हो जाए तो नियमित कार्रवाई समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? नियमित कार्यवाही समाप्त हो जाती है। इसमें चर्चा 2.5 घंटे की होती है। कितनी की होती है? 2.5 घंटे की चर्चा होती है। कितने घंटे चर्चा होती है? 2.5 घंटे की चर्चा होती है। कैसे मामले होते हैं? लोक महत्व के। कैसे होते हैं? लोक महत्व के मामले होते हैं। मामले लोक महत्व के होते हैं। कैसे होते हैं? लोक महत्व के मामले होते हैं। अगर स्थगन प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्यों का समर्थन। कितना? 50 सदस्यों का समर्थन प्लस पीठासीन अधिकारी की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पीठासीन अधिकारी की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। तो स्थगन प्रस्ताव में कोई भी सदस्य ला सकता है। नियमित कार्रवाई समाप्त हो जाती है। चर्चा 2.5 घंटे की होती है। मामला लोक महत्व का होता है। 50 सदस्यों का समर्थन प्लस पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव में ऐसे मामले नहीं लाए सकते जो न्यायालय में विचाराधीन है। कैसे नहीं लाए सकते? ऐसे मामले नहीं उठाए जा सकते हैं। कौन से मामले नहीं उठा सकते? देखो यही बड़ा है और सब में छोटे छोटे हैं। एक तो न्यायालय में विचाराधीन मामले। दूसरा, अगर सदन में वे मामले जिनकी सदन में चर्चा हो चुकी है। दूसरा क्या है? संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित मामले। कैसे? संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित मामले, ये मामले इसमें नहीं लाए जा सकते। इतनी बात समझ में आ गई? आप कह रहे होगे ऐसे मेरी तरफ ना देखो। और ध्यान रखना, एक शर्त और है। शर्त क्या है? जो इसमें प्रस्ताव उठाया या मुद्दा लिया है वो एक ही मुद्दा होना चाहिए। नहीं 4 मुद्दों को लो। जो प्रस्ताव एक ही मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। तो प्रस्ताव एक ही मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। भाई ये तो बड़ा है, ये तो आपको चार्ट में समाएगा नहीं। ये तो चार्ट में नहीं समाएगा। कभी कभी किस चीज़ों का विरोध होता है, कुछ लोग समाते ही नहीं हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। स्थगन प्रस्ताव आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं पुनः समझाऊं आपको स्थगन प्रस्ताव को। आपको आ गया समझ में? क्यों भैया? स्थगन प्रस्ताव समझ में आया? हाँ तो बोलो। हाँ अब आया कुछ। अब अगला प्रस्ताव देखेंगे हम, औचित्य प्रश्न या व्यवस्था प्रश्न। औचित्य प्रश्न या व्यवस्था प्रश्न, केवल 2 ही रह गए हैं आपके, इसलिए परेशान ना हो कितना पढ़ा रहे हैं। औचित्य प्रश्न या व्यवस्था प्रश्न।
औचित्य प्रश्न या व्यवस्था प्रश्न किसके द्वारा लाते हैं? प्रायः विपक्ष द्वारा। किसके द्वारा? प्रायः विपक्ष द्वारा। बातें ना करें, प्रायः विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं। अब अगर ये मामला उठाया, सही तरीके से उठाएगा तो कार्रवाई बंद। अगर पारित का मतलब क्या? सही तरीके से उठाया जाए तो सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? मतलब ऐसा कोई मामला कि जो व्यवस्था संबंधित था, सदन की कार्यवाही नियम के अनुसार नहीं चल रही, नियम का किया गया है, विरोध किया गया, नियम का उल्लंघन किया गया है। ये आपका औचित्य प्रश्न है। आपने औचित्य प्रश्न लिख लिया तो अगला कराऊं मैं। अगला है, आंखों से लिखने वालों के लिए देरी नहीं होती। ये ध्यान रखना, जो लोग आंखों से लिख लेते हैं, आप समझिए उनको कोई नहीं रखता। समापन प्रस्ताव अगला कौन सा है? समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव, इसे आप कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव भी कहते हैं। इसे संवरण प्रस्ताव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवरण प्रस्ताव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संवरण प्रस्ताव भी कहते हैं। इसे क्लोजर मोशन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोजर मोशन। क्या कहते हैं? क्लोजर मोशन। इतने नाम हैं इसके। इसे क्लोजर मोशन कहते हैं। समापन प्रस्ताव मंत्री परिषद द्वारा, किसके द्वारा लाया जाता है? लिख नहीं रहे हैं, समझ तो लो। मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। अगर पारित हो जाए तो सदन की कार्रवाई बीच में रोककर संबंधित मामले में मतदान किया जाता है। सदन की कार्यवाही बीच में रोककर, सदन की कार्रवाई बीच में रोककर मतदान किया जाता है। मतलब अगर सोचिए किसी पर चर्चा हो रही थी, मान लो कोई प्रस्ताव, तो इस पर चर्चा हो रही थी और चर्चा के बीच में समापन प्रस्ताव आया, तो मान लो वो जो प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, मान लिया जाएगा उस पर चर्चा हो चुकी है, अब उस पर क्या करा दो? मतदान करा दो। क्या करा दो? उस पर अब मतदान करा दो, तो उस पर मतदान करा दिया जाता है। अगर हम समापन प्रस्ताव की बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण समापन प्रस्ताव, साधारण समापन प्रस्ताव। साधारण समापन प्रस्ताव में क्या होता है? ये कहा जाता है कि अब इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब मतदान करा लो। क्या हो चुकी है? इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब मतदान करा लो। अगला होता है कंगारू समापन प्रस्ताव। कंगारू समापन प्रस्ताव, इसमें क्या होता है कि विभिन्न खंडों पर चर्चा कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा कर ली जाती है। जैसे आप लोग पेपर के समय क्या होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा कर ली जाती है और मतदान करा लिया जाता है और कहा जाता है कि हमने पूरे पर चर्चा कर ली। अगला होता है घटक समापन प्रस्ताव। घटक समापन प्रस्ताव, घटक समापन प्रस्ताव में क्या होता है? विभिन्न खंडों का समूह बना लिया जाता है। पहले क्या किया? प्रस्ताव को खंडों में बांट लिया, उन खंडों को इकट्ठा किया, अलग अलग समूह बना लिए, उन समूहों पर चर्चा कर ली और मान लेते हैं हमने सारे प्रस्ताव पर चर्चा कर ली और उस पर मतदान करा देते हैं। एक होता है गिलेटिन प्रस्ताव। गिलेटिन प्रस्ताव ये सबसे अच्छा होता है। ये मैंने आपको बजट पढ़ाते समय पढ़ाया था। गिलेटिन प्रस्ताव का मतलब हिंदी अर्थ होता है सिर काटना, सिर काट लेना। क्या होता है? सिर काट लेना। आप मान लीजिए आपकी बॉडी है, बॉडी में से आपका सिर काट दो, तो आप बता सकता है किसकी बॉडी थी? तो क्या होता है? सिर पहचान होता है। तो हम क्या करते हैं? प्रस्ताव के कुछ हिस्सों पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी को मान लेते हैं कि ये इसकी बॉडी थी, हमने इस पर चर्चा कर ली है और उस पर मतदान करा लिया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार समापन प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव, संवरण प्रस्ताव या क्लोजर मंत्री परिषद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला हम देखेंगे आरएस में उठाए जाने वाले प्रस्ताव। किसका देखेंगे? आरएस में लाए जाने वाले प्रस्ताव। आरएस में लाए जाने वाले प्रस्ताव, आरएस में एक ही प्रस्ताव जो अलग से लाया जाता है, उस प्रस्ताव का नाम है विशेष उल्लेख प्रस्ताव। क्या है? विशेष
उल्लेख प्रस्ताव, और यह नियम एलएस के नियम 370 के समान होता है। मतलब जिसकी चर्चा किसी भी प्रस्ताव में नहीं हो पाती है वो प्रस्ताव विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अब हम देखते हैं सुपरफास्ट की तरह संयुक्त अधिवेशन में लाए जाने वाला प्रस्ताव। संयुक्त अधिवेशन में लाया जाने वाला प्रस्ताव ये होता है धन्यवाद प्रस्ताव। क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव, थैंक्स मोशन। क्या होता है? थैंक्स मोशन होता है। क्या होता है आपको पता है? आप लोग बहुत होशियार हैं, जानते होंगे। नई लोकसभा की पहली बैठक और प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक की शुरुआत में क्या होता है? राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और ये किसमें होता है? संयुक्त अधिवेशन, अर्थात लोकसभा राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। अब राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ये इसका व्यक्तिगत अभिभाषण ना होकर ये क्या होता है? मंत्रिपरिषद द्वारा लिखा जाता है। उसमें सरकार की भावी नीतियों योजनाओं का उल्लेख होता है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इस पर चर्चा की प्रस्तुत किया जाता है और धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार का अस्तित्व रहेगा। इस पर क्या होगा? फिर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर क्या होगा? चर्चा होगी और इस पर फिर मतदान होगा। किस पर? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मतदान होगा। और अगर चर्चा मतदान के बाद ये पारित हो जाता है, तो क्या होगा? पारित होगा तो क्या होगा? सरकार का अस्तित्व है। अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो जब लोकसभा में इसको समर्थन प्राप्त नहीं रहेगा। इस प्रकार हमने सरकार के कामकाज देखे। सरकार के कामकाज के तहत हमने कार्य दिवस देखा जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्पकालीन चर्चा देखी। इसके अलावा हमने प्रस्ताव और संकल्प के बारे में देखा जिसके तहत हमने बहुत सारे प्रस्ताव को लिस्ट बनाकर पढ़ा। मैं समझ सकता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरा नाम बिस्वेन सिंह जादौन, आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम कुछ नई क्लासों के साथ फिर से तैयार रहेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सदैव खुश रहें और आसपास सफाई रखें क्योंकि इसमें बरसात का मौसम है। आपको मच्छर काट सकते हैं, आपको डेंगू या मलेरिया हो सकता है। इसके अलावा मच्छरों को छोड़कर जानवरों पर दया करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें और हमारा चैनल अग्निपथ एकेडमी देखते रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।